तो जय हिंद बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे कि एक रिएक्शन हम ये मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है जिसका कि अभिकारक हमारा ए है और इस रिएक्शन से एक उत्पाद कोई बन रहा है। तो माना ए एक अभिकारक है जिससे कोई एक उत्पाद बन रहा है, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया है। तो ये जो है ए गिव्स उत्पाद यानी कि जो बनता है अभिक्रिया होने के बाद, जो बनता है यानी कि जो प्रोडक्ट है, यह एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो अगर मैं इस अभिक्रिया का दर लिखना चाहूँ, व्यंजक लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? लेकिन इससे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि प्रारंभिक समय में किसी अभिक्रिया के साथ क्या होता है। तो मैं आप लिखूँगा, यहाँ पर लिखूँगा प्रारंभिक समय यानी कि t बराबर 0 पर किसी अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता A मानते हैं और उत्पाद की सांद्रता उस वक्त 0 होती है, और कुछ समय बाद यानी कि समय t बराबर t पर अभिकारक की कुछ मात्रा जो है अभिक्रिया में भाग ले चुकी होती है, वो मात्रा हम x मान लेते हैं, और अभिकारक जो बच जाता है उसे हम कहते हैं a माइनस एक्स, यानी कि t समय बाद जो अभिकारक है उसकी मात्रा कितनी बचेगी? a माइनस एक्स बचेगी। और ये जो x है ये बता रहा है कि अभिक्रिया की जो अभिकारक है, अभिक्रिया में जो अभिकारक है उसका कितना मात्रा अभिक्रिया में भाग ले चुका है। तो ये हमने इसे लिख लिया। इसके बाद ये जो अभिक्रिया है इसकी अगर हम दर लिखें, यानी कि अभिक्रिया की अगर हम दर लिखें तो कैसे लिखेंगे? अभिक्रिया की दर R बराबर एक कांस्टेंट K आता है, और आप ये जानते हैं कि इस अभिक्रिया की दर लिखने के लिए जो अभिकारक होता है उसके सक्रिय मात्रा हम लिखते हैं। तो ये हमने सक्रिय मात्रा लिखा A, और इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक जो गुणांक है वो यहाँ पे आ जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं R बराबर K, और A यानी कि जो आपका सक्रिय मात्रा है ये आ जाएगा यहाँ पर A माइनस एक्स। ठीक है, तो ए का जो सक्रिय मात्रा है इसके स्थान पे आ जाएगा। t समय बाद अभिकारक की मात्रा कितनी होगी? ये a माइनस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 देंगे। इसके बाद आप ये जानते हैं कि बलगतिकी समीकरण क्या होता है। बलगतिकी समीकरण से दर कैसे निकालते हैं? तो आप ये जानते हैं कि उत्पाद में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, तो इसी को लिखते हैं बलगतिकी समीकरण से, यानी कि R बराबर में dx बाई dt। समीकरण नंबर 2 बलगतिकी समीकरण है ये, x R बराबर dx बटे dt। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे। समीकरण 1 और 2 की अगर हम बात करें, 1 व 2 से अगर हम यहाँ पर बात करें तो लिख सकते हैं dx अपॉन dt इज़ इक्वल टू के a माइनस एक्स। यहाँ पर आप सक्रिय मात्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर छोटा स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते हैं। इसे अब क्या करेंगे, इस dt और a माइनस एक्स को अदला बदली करिए। तो dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा k, उसके बाद dt। इसके बाद इसका आप समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद dx अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, तो dx अपॉन a माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा log a माइनस एक्स। क्लियर है ना? उसके बाद यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस, क्योंकि x का जो गुणांक होता है उसे हम भाग देते हैं, तो x का गुणांक यहाँ पर -1 है, तो -1 से भाग देने का मतलब माइनस को आप आगे लगा सकते हैं। के बाहर करने के बाद dt का जो समाकलन होगा वह t होगा, और यहाँ पर आएगा एक समाकलन नियतांक जिसे कि हम c लिखेंगे। समीकरण नंबर 3 मानने के बाद अब हम c का मान निकालेंगे, और आपको ये पता है कि c का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रारंभिक समय से t बराबर 0 और x बराबर 0 हम रखते हैं। तो क्या करेंगे हम, प्रारंभिक समय के लिए प्रारंभिक
समय के लिए t बराबर 0 और x बराबर 0 हम समीकरण नंबर 3 में क्या करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, माइनस लॉग a माइनस एक्स की जगह पर 0 बराबर k इंटू टी की जगह पर 0 प्लस का c। तो यहाँ से ये आएगा आपका 0 है ना, माइनस का लॉग a बराबर में 0 यानी कि c का मान आ गया माइनस का लॉग a। c का मान कितना आएगा, यहाँ से माइनस का लॉग a आ जाएगा। अब c का मान उठा करके यह मान 3 में रख दीजिए, c का मान उठा करके 3 में रख दीजिए। तो जब रखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस सी की जगह पर आप रखेंगे माइनस का लॉग ए, तो यहाँ पर फाइनली कितना आने वाला है, माइनस यहाँ पे आएगा और लॉग ए। ठीक है। अच्छा, के टी का मान निकालेंगे तो इस माइनस को इधर भेजेंगे तो प्लस में आएगा। कुल मिलाकर के आप लिख सकते हैं के टी बराबर में लॉग ए माइनस लॉग ए माइनस का एक्स। हमने क्या किया, इस लॉग ए को हमने इधर भेजा है, तो इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और बाकी ये तो एज इट इज़ उतरेगा, के टी बराबर आपका मान निकलेगा। आपको ये पता है प्यारे बच्चों कि लॉग एम माइनस लॉग एन जो होता है वो होता है लॉग एम अपॉन में एन। ठीक है। तो इसी सूत्र की सहायता से हम लॉग ए माइनस एक्स को लिख सकते हैं लॉग ए बटे में ए माइनस एक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से जब आप k का मान निकालेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा 1 बटे में t इंटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लॉग के साथ अगर कुछ बेस में नहीं है तो हमेशा e बेस होता है आपके। अगर लॉग के साथ कुछ बेस में नहीं है तो e हमेशा बेस होता है। अब हम क्या करते हैं कि अगर किसी भी लॉग के साथ e बेस में है और आप चाहते हैं कि उसके साथ 10 बेस में लाएं, क्योंकि फार्मूले में आप देखेंगे, जब फार्मूला आप देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया का जब आप फार्मूला देखेंगे, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो व्यंजक होता है उसमें जब आप फार्मूला देखेंगे तो वो फार्मूला लॉग का जो बेस होता है 10 होता है। तो 10 में बदलने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इस पूरे मान को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.303 से। क्या मतलब हुआ कि k बराबर, अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 2.303 से, और तो ये जो लॉग का बेस e है उसका बेस 10 बन जाएगा और आपको मिल जाएगा a अपॉन a माइनस एक्स। यानी कि फाइनली जो आपके पास जो k का फार्मूला निकल कर के आएगा, यानी अभिक्रिया की दर जो स्थिरांक होता है, दर स्थिरांक है ना, वेग स्थिरांक का जो फार्मूला निकल कर के आएगा वो आएगा 2.303 अपॉन में t इंटू लॉग a अपॉन a माइनस एक्स बेस 10। ये है आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक। जहाँ पर कौन क्या है बताइए, जहाँ पर जो A है ये है प्रारंभिक सांद्रता, किसकी, पदार्थ की या फिर अभिकारक की। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है। अच्छा, A माइनस एक्स क्या है, A माइनस एक्स है आपका t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता t। तो x, a माइनस एक्स को ना ध्यान दीजिए ना, x को ध्यान दीजिए। x का मतलब होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता आप ऐसे कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि t समय बाद उत्पाद की सांद्रता कितनी है। ये x का मतलब होता है कि t समय बाद अभिकारक की कितनी मात्रा जो है अभिक्रिया में भाग ले चुका है। ठीक है। t है आपके पास समय, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो k है बच्चों, आप ये k जानते होंगे, k क्या है, k को आप बोलेंगे दर स्थिरांक, k क्या है, दर स्थिरांक है। तो इस तरह से जो है हमने इस वीडियो में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक
प्राप्त किया है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह से क्या इसमें किया गया है। तो बच्चों, सबसे पहले हमने ये मान लिया कि माना एक अभिक्रिया है और यह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। उसके बाद हमने इस अभिक्रिया के लिए देखा कि भाई जो प्रारंभिक समय होता है उसमें जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता ए होती है। अभी उस वक्त उत्पाद नहीं बना होता है तो उत्पाद की सांद्रता हम यहाँ पर 0 लेते हैं। कुछ समय बाद जो है अभिकारक की सांद्रता A-X हो जाती है, क्योंकि x भाग जो होता है अभिकारक का वो अभिक्रिया में भाग ले चुका होता है, और x जो होता है आपका t समय बाद उत्पाद की सांद्रता हो जाती है। ठीक है, यानी कि x जो है इसकी मात्रा, उत्पाद की मात्रा x मात्रा जो है तैयार हो गई होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया की दर लिखते हैं। दर लिखने के लिए R बराबर में K लिखते हैं, और अभिकारक की जो सक्रिय मात्रा होती है फिर सांद्रण जो होता है उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, R बराबर K लिखते हैं, और A यहाँ पर आता है t समय बाद अभिकारक की सांद्रता A-X। उसके बाद बलगतिकी समीकरण हम यहाँ पर लगाते हैं, R बराबर dx/2। इसको समीकरण 1 नाम देते हैं, इसको समीकरण 2 नाम देते हैं। उसके बाद 1 और 2 से dx/dt = K A-X आ जाता है। दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। समाकलन करने के बाद आपको ये मिलता है। इसमें हम C का मान निकालने के लिए हमेशा हम प्रारंभिक समय से t बराबर 0 x बराबर 0 रख करके C का मान निकालते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए C का मान 0 आता है, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए C का मान माइनस का log A आता है। इसको उठा करके समीकरण 3 में रखते हैं। थोड़ा सा सरल करने के बाद आपको मिलता है KT बराबर log A/A-X मिलता है। उसके बाद log का कोई अगर बेस नहीं है तो हमेशा हम बेस E मान करके चलते हैं, लेकिन जो फार्मूला होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो व्यंजक होता है उसमें बेस 10 होता है। बेस 10 करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, इसमें बस 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस तरह से E जो आपका बेस रहता है वो 10 बेस में बदल जाता है। तो आपके पास जो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए जो व्यंजक प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है K = 2.303/T log 10 A/A-X। बस यही है। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।